सबसे पहले तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का और आपके माध्यम से देश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज देश में चुने हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और आज इस मौके पर NSY ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और इसी वक्त यूथ कांग्रेस ने मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है। हम NSY यूथ कांग्रेस के साथियों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन इससे अलग आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हम पार्टी की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं। पिछले एक महीने से आपके टाइमलाइन पर, आपके हेडलाइन पर आप जब स्क्रॉल करते हैं मोबाइल या लैपटॉप, तो एक विषय बार बार उभर करके आ रहा होगा। वो विषय है इस देश की शिक्षा व्यवस्था का। कल एक खबर आई कि उड़ीसा के किताब में, पाठ्यक्रम में आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया और ऐसी एक नहीं, हजारों गलतियां हैं। भला हो कि किताब बनाने वालों ने मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया। उसी वक्त दूसरी खबर आई कि राजस्थान में क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया गया और यह सब खबर हम लोगों के आंखों से गुजर रहा है। प्रश्न ये है कि इस देश में लोगों को अशिक्षित बना करके, अशिक्षा फैला करके अशिक्षित भारत, विकसित भारत कैसे बनेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। तो बेकार भारत बना करके विकसित भारत कैसे बनेगा। और आपने देखा 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने पर्ची लिया हुआ था हाथ में। पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा तो लीक होगा और ये पूरा का पूरा एक मशीन बन गया है। और ये मशीन है कि एजुकेशन को प्रोडक्ट बना देना है, इसको प्रिविलेज बना देना है, इसको विशेषाधिकार बना देना है। देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार दिया। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। इसको एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आज शिक्षा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आप इस देश में जो विद्यार्थी स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, उसका रेट उठा करके देख लीजिए। गलती से किसी तरह माँ बाप की गाढ़ी कमाई को खर्च करके जब लोग हायर एजुकेशन में पहुंच जाते हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दे दिया जा रहा है। और इस पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था के कुव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार वो है जो शिक्षा के लिए काबिल नहीं है, जो अयोग्य लोग हैं। ढूंढ ढूंढ करके वैसे लोगों को सिस्टम में बिठाया गया है। और जब कोई मामला उठता है तो सरकार की तरफ से एक ही कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई है लीपापोती की। और लीपापोती की कार्रवाई कैसे होती है? ताकि बढ़िया सोशल मीडिया कैंपेन किया जा सके, रील बनाया जा सके। और देश के शिक्षा मंत्री ने रील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले रील बनाया कि इस बार नीट का पेपर वायुसेना लेकर के जाएगी। अव्वल तो इनको जब भी कोई कमी महसूस होती है, इनका नकारापन सामने आता है, तो तुरंत ये सेना के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे, प्रश्न पत्र वायुसेना लेकर के जाएगी या SPG लेकर के जाएगी, प्रश्न पत्र वहाँ से लीक नहीं हो रहा है। लीक वहाँ से हो रहा है जहाँ प्रश्न बन रहे हैं। आपके सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं जो अयोग्य हैं, नकारे हैं, वहाँ से ये सारी गड़बड़ी फैलाई जा रही है। शिक्षा को लेकर के इस सरकार का जो अप्रोच है
उस माइंडसेट, उस मानसिकता के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। फिर क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम बैन कर देंगे। मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, SMS से भी भेज सकते हैं, आई मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये तो वही बात हुई ना, गांव में चोरी हुई, दरोगा जो है स्ट्रीट लाइट हटवाने लगा। चोर को पकड़ो ना, और बैन करना है तो NTA को बैन करो जहां से पेपर की चोरी होती है। इस देश के नौजवान इस सरकार की कारस्तानियों पे हंसते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, और इसकी जो है क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है आप सोचिए। हर साल परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि सिलेबस में आइंस्टाइन को पायलट बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर पेपर दिया जा रहा है, और कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा हो। अभी UPSC के ऊपर भी सवाल उठे हैं कि एक कोचिंग के गेस्ट पेपर से 80% प्रश्न आ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का नकारापन, शिक्षा को लेकर के इनकी मानसिकता, और एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्होंने जोक बना दिया है। ये चाहते हैं कि कुछ लोग ही पढ़ें, जैसे कुछ लोग ही इस देश में धंधा कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के दोस्त हैं तभी आप धंधा कर सकते हैं, चंदा दीजिए, धंधा कीजिए। वैसे ही ये एजुकेशन को भी बना देना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप पढ़ेंगे, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को ये सिस्टम, ये मशीन उसको वसूली कर रही है, उसको चूस रही है। ये जो स्थिति है, इस पर जब देश के नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि हम शिक्षा पर राजनीति नहीं करना चाहते, ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। इस व्यवस्था का नतीजा ये है कि आज आप अपने माँ बाप होने के भावना को महसूस कीजिए। हर माँ बाप को ये डर लग रहा है कि कहीं हमारा बच्चा कुछ कर ना ले। बच्चा भयंकर अवसाद में है, स्टूडेंट भयंकर अवसाद में है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं पेपर ठीक से होगा कि नहीं होगा, और अगर गलती से अपवाद पेपर ठीक से हो जाए तो एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकारी सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। हर जगह जो है लेटरल एंट्री ला दी गई है। आप बस फर्ज कीजिए कि आपको पहले भरोसा था कि हम अपनी मेहनत से खूब पढ़ाई करेंगे, एक दिन UPSC कंप्लीट करेंगे तो हम इस देश के प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। क्या ये सपना लोगों के बच्चों से छीन नहीं लिया गया है? आज बच्चों को क्या ये आत्मविश्वास बचा है कि आप खूब मेहनत करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एंट्रेंस निकाल लेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे? इस पूरी की पूरी व्यवस्था पर जब नेता प्रतिपक्ष ने एक स्लाइड जो यहाँ चल रहा है, एक प्रेजेंटेशन दिया, तो बेशर्मी का नमूना देखिए। भाजपा का हर मंत्री, अव्वल तो इनके बीच में कंपटीशन है, गर्मी और बेशर्मी, किसका डिग्री ज़्यादा होगा। गर्मी 45 डिग्री पे है, इनकी बेशर्मी 99 डिग्री पे पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं? नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है। इतनी भी बोलने की हिम्मत नहीं बची है इनको। नीट का एग्जाम नहीं है, नीट का दोबारा एग्जाम है, और 1 महीना में दूसरी बार एग्जाम है। और यह एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के आम लोगों का भरोसा उठ गया है। ये कहने की बजाय कि हम पेपर लीक करने वालों पे सख्त कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं।
राहुल गांधी ने पेपर लीक कराया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, थोड़ी तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति का चयन ही उसकी योग्यता और जिम्मेदार व्यवहार के आधार पर नहीं, चापलूसी और नकारेपन के आधार पर होगा, तो ऐसे लोग ही चुने जाएंगे। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अभी भी वक्त है, एक बार मौका निकाल करके राहुल जी का प्रेजेंटेशन देखिए। वैसे भी आप उनका कहा हुआ बात मानते हैं, आपको मानना पड़ता है। आपको जीएसटी में माननी पड़ी, 2 दर्जन से ज़्यादा बार आप उसमें संशोधन कर चुके हैं और अभी तक भी जीएसटी ठीक से चल नहीं रही है। नोटबंदी पे माननी पड़ी कि नोटबंदी करने से 2000 का नोट चला देने से यह समस्या दूर नहीं हो जाएगी, और ये खुद ही 2000 का नोट चला करके उसको बंद करा लिए हैं, और कुछ महान पत्रकार उसमें चिप भी लगा रहे थे। अभी तक तो किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा है, आप बुरा मत मानिएगा, ये स्थिति है, हम सबका दर्द है ये। किसी पत्रकार ने ये नहीं कहा है कि इस बार पेपर में चिप लगा रहेगा, पता चल जाएगा अगर पेपर लीक होगा तो। ऐसा शगुफा किसी ने छोड़ा नहीं है। ये स्थिति देश के भीतर है, और उस पर प्रधानमंत्री जी कोरोना से लेकर के आज पेपर लीक तक जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उसको गंभीरता से लीजिए। शिक्षा का मसला राजनीति का मसला नहीं है, शिक्षा का मसला इस समाज के, देश के भविष्य का मसला है। जो लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे सीबीएसई में अपीयर नहीं हो रहे हैं? क्या उनके बच्चे नीट का, रीनीट का एग्जाम देने के लिए मानसिक तनाव में नहीं है? क्या उनके परिवार के बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का मसला हम सब के लिए बेहद गंभीर मसला है, और आप सोच करके देखिए कि धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। पहला, इस शिक्षा व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा टूट गया है। दूसरा, आम नौजवान, आम विद्यार्थी आज उससे सपना देखने का अधिकार छीन लिया गया है। तीसरा, माँ बाप को लगता था कि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देंगे। आज उनका पॉकेट यह सरकार काट रही है, और हम कहते हैं कि चौकीदार नहीं हैं ये पॉकेट मार हैं। ये इस देश के आम लोगों का जेब काट रहे हैं। सबको मालूम है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आप अपना घर गिरवी रख देंगे, अपनी ज़मीन गिरवी रख देंगे, अपना सोना गिरवी रख देंगे। इसीलिए आज शिक्षा को एक सेलिंग प्रोडक्ट बना दिया गया है। कुकुर मुत्ते की तरह जो है हर तरफ नए नए संस्थान खुले हैं, और अगर आपका दखल है सरकार में, आपके जान पहचान के मंत्री हैं, तो आपकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहिए और आप किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन जाइए, एनटीए के डायरेक्टर बन जाइए, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बन जाइए। यही इस शिक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। और जब बवाल होता है, लोग सवाल पूछते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं, तो आ करके मंत्री, विधायक और सांसद कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेपर नहीं होना, लीक नहीं होना चाहिए, तो हम राजनीति कर रहे हैं और आप पेपर चुरा रहे हैं। ये बड़ा जो है देशभक्ति का काम है। शिक्षा में आज जो स्थिति पैदा की गई है, इस पर पूरे देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सरकार का शिक्षा का जो कुल बजट है, उससे ज्यादा आम लोग अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, और जेब से खर्च करने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि उनके बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के बाद फेयर एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन के बाद एडमिशन होगा, नौकरी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए शिक्षा का सवाल एक अहम सवाल है। इसको लेकर के हम लगातार सड़कों पर हैं, और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, कई सारे बेशर्म प्रवक्ता भाजपा के और मंत्री कह रहे हैं कि अभी एग्जाम है तो आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, आप भूल गए, ये एग्जाम दोबारा हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद 1 महीने के भीतर हो रहा है, और आप टेलीग्राम को बैन करके ये लीपापोती कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों को पता चलना चाहिए। पेपर लीक जो है पता कब चला? जब करोड़ों में कुछ लोगों को बेचा गया प्रश्न पत्र, और वो जब आगे बेच दिया,
मतलब 80 बार से ज़्यादा जो पेपर लीक हुए हैं वो तो देश को पता चला है, और कितना पेपर लीक हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो बेशर्मी की हालत ये है कि जवाबदेही तय करने की बजाय कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो हम आज इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। अपनी याद में हम आपको बता दें कि ये लगातार 4था साल है जब नीट के पेपर को लेकर के सवाल उठे हैं। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल भी इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन किया और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया कि नहीं, ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पर लीक हुआ है, इसलिए रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा आया, हम लोग सड़कों पर थे, तो सरकार आनन फानन में खुद ही रीनीट कराने चली गई और रीनीट का घोषणा करने के बाद कह रही है फिर वही जवाब कि थोड़ा सा प्रश्न लीक हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कोई जवाब होता है? और आप बैन क्या कर रहे हैं? टेलीग्राम। पेपर लीक कहां से हो रहा है? ब्यूटी पार्लर से। जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे थे वो सेट क्वेश्चन पेपर ब्यूटी पार्लर पहुंचा, ब्यूटी पार्लर के माध्यम से फिर स्टूडेंट्स तक पहुंचा, फिर स्टूडेंट के माध्यम से और स्टूडेंट्स के पास पहुंचा। ये पूरा का पूरा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। शिक्षा जब व्यापार होगा, लोगों का बुनियादी अधिकार नहीं होगा, तो शिक्षा इसी तरीके से खरीदी और बेची जाएगी। शिक्षा जब लोगों का भरोसा खो जाएगा शिक्षा व्यवस्था पर से, तो लोग अवसाद में जाएंगे। और अवसाद का नतीजा ये है कि सिर्फ पेपर लीक के चलते, नीट के पेपर लीक के चलते दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, उनके बच्चों को पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, आपका वर्ल्ड टूर से थोड़ा वक्त निकाल करके नेता प्रतिपक्ष के इस स्लाइड को देखिए। शिक्षा का सवाल एक गंभीर सवाल है, इस सवाल को गंभीरता से लीजिए, लीपा पोती नहीं कीजिए, हेरा फेरी से काम नहीं चलेगा। आप पेपर लीक पे चुप्पी तोड़िए और यह जो लीक प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, लीक प्रधान है, इससे इस्तीफा लीजिए, एनटीए को बैन कीजिए। एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन इस देश में कंडक्ट कराने के लिए एक कैपेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कीजिए। और जो पेपर लीक के दोषी हैं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी बेशर्मी से आकर के भाजपा का एक नेता कह रहा था कि 3 दिन के बाद एग्जाम है। 3 दिन के बाद एग्जाम है? ये पहली बार कोई पेपर लीक हुआ है? और ये गारंटी लेगी सरकार कि ये आखिरी पेपर लीक है? जब नीट के पेपर लीक का मामला चल रहा था तो सीबीएसई का मामला हो गया, सीबीएसई का मामला चल रहा था तो एसएससी का मामला हो गया, एसएससी का मामला चल रहा था तो फिर किसी और बोर्ड का मामला हो गया। ये लगातार फैलने वाली बीमारी है। तो ये आज की बात नहीं है। पिछली बार पेपर लीक को लेकर के जब राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से यह सवाल जब पूरे देश में गूंजा, तब जाकर के 2024 में सरकार कानून लेकर के आई। लेकिन उस कानून की दिक्कत यह है कि पेपर लीक होने के बाद क्या करेंगे, पेपर लीक को रोकेंगे कैसे, इस बात की जो है कोई व्यवस्था उस कानून में नहीं की गई है। तो जो पेपर लीक के दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लिपापोती मत कीजिए। एक अयोग्य व्यक्ति को इस मंत्रालय से उठा करके उस मंत्रालय में रख देंगे, एक भ्रष्ट डायरेक्टर को यहां से उठा करके उस डिपार्टमेंट में रख देंगे, उससे अयोग्यता खत्म नहीं होगी, यहां की अयोग्यता दूसरी जगह पे फैलेगी। तो हेरा फेरी मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए और बैन करना है तो एनटीए को बैन कीजिए। अभी आप टेलीग्राम बैन कर रहे हैं, कल को व्हाट्सएप बैन करेंगे, क्या अगले दिन आप इंटरनेट बैन करेंगे? समस्या की जड़ यह है कि पेपर लीक एनटीए की वजह से हो रहा है, एनटीए को बैन कीजिए और पेपर लीक के जो दोषी हैं उस दोषियों पे सख्त कार्रवाई कीजिए। और जो नेता प्रतिपक्ष ने एक रास्ता बताया है कि आइए छात्रों की इस गूंज को सुनते हैं,
जो शिक्षा व्यवस्था में कमियां आई हैं, आम लोगों का जो भरोसा उठा है, उस भरोसे को बहाल करते हैं। विद्यार्थियों से सपना देखने का उनका अधिकार, उसको बचाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करते हैं। तो आपके माध्यम से हम देश भर के विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आप फेल नहीं हुए हैं, आपके माँ बाप फेल नहीं हुए हैं, तो आप अपने आप को सजा मत दीजिए। करबद्ध निवेदन है इस देश के विद्यार्थियों से कि आपको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। आप कायर नहीं हैं। कायर वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका सपना चुरा रहे हैं, कायर वो लोग हैं जो आपका पेपर चुरा रहे हैं। आप खुद को सजा मत दीजिए, और ऐसी परिस्थिति में आप खुद को अकेला नहीं समझिए। कोटा में जो प्रेजेंटेशन नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, आने वाले दिनों में छात्रों की ये गूंज पूरे देश में हुंकार का रूप लेगी। आप अपने आप को अकेला नहीं समझिए। नेता प्रतिपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, NSUI, यूथ कांग्रेस, हमारा सारा का सारा सेलर डिपार्टमेंट विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। और विद्यार्थियों के हक की यह लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों के हक की लड़ाई नहीं है, यह देश के भविष्य को बचाने की और उसको बेहतर बचाने की लड़ाई है। हम सब आज इस प्रेस के माध्यम से यह संकल्पित हैं कि हम इस देश में पेपर लीक भी रोकेंगे, और जो शिक्षा को आज खरीदने बेचने की वस्तु बना दी गई है, इसको बुनियादी अधिकार बना करके रखेंगे। क्योंकि शिक्षित भारत से ही विकसित भारत बन सकता है। लोगों के सपने छीनकर, लोगों की आंखों को फोड़कर विकसित भारत का चश्मा नहीं बेचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके जो भी प्रश्न होंगे, मैं यथासंभव इस विषय से जुड़ा हुआ उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जाहिलों का देश है, ऐसा नहीं है। देखिए, टोकरी में कुछ आम सड़ गए हैं तो आप कहेंगे कि आम ही खराब है, आम का बगीचा ही खराब है, मिट्टी ही खराब है। इस निराशा में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश को यही कह रहे हैं कि अवसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विफलता आपकी नहीं है। अगर ये किसी और की गलती को आप अपनी गलती मान लेंगे तो आप अवसाद में जाएंगे, निराशा में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। आज स्टूडेंट के साथ 3 बड़ी समस्या है। सिस्टमेटिक फेलियर के चलते वो अपना फेलियर समझते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड, इस तरह की स्थिति में हम चले जाते हैं। तो हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे, हम ये कहने से बचें और इसको इस रूप में समझें कि कुछ लोग बेईमान हैं। देश के सारे पूंजीपति बेईमान नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी का मित्र जो है वो चोर है, उसके ऊपर केस हुआ है, और उसके ऊपर केस होने का ही नतीजा है कि ट्रम्प के सामने इनकी घी बंद जाती है। वो पुराना रिकॉर्ड होता था ना गाने का, बीच में अटक जाता था, उसी तरह से जो है ना ये अटक गए हैं। जब आप लटक जाते हैं, जब आप सरेंडर कर जाते हैं, तो ये स्थिति पैदा होती है। ये सिस्टम की गलती है। हमारी देश आज भी उर्वर है, लोग टैलेंटेड हैं, शिक्षा व्यवस्था में लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने शिक्षा देने से जब लोगों को मना कर दिया है तो लोग खुद से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो आज पब्लिक फंडेड जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार का बजट है एजुकेशन पे, उससे ज़्यादा खर्च लोग कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है तो 30,000 रुपया अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। और इसीलिए हम इस देश में हमेशा से शिक्षा को महत्व दिए हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये मानसिकता इस देश में रही है। जो लोग खुद नहीं पढ़ पाते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, और इसीलिए अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और इसीलिए जो पूरा सिस्टम है, जो मशीन है, उनसे उनका पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वसूल रहा है। तो हम ये ना कहें कि देश नकारा है, हम ये बिल्कुल ये ना कहें। देश को चलाने का, सपना दिखाने का जो जुमलेबाजी करके गद्दी में बैठे हैं, ये उनका फेलियर है। इस देश के लोगों का सिस्टम पर भरोसा था। ये गरीब से गरीब परिवार के लोग सोचते थे कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा देंगे, वो मेहनत करेगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा तो IAS IPS बनेगा।
इस देश में आईआईटी की क्रेडिबिलिटी है, इस देश में एम्स की क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए वहां पहुंचने की मारामारी है। अगर ये भरोसा नहीं होता, ये पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम परफॉर्मिंग नहीं होते, अच्छा आईआईएम नहीं होता, अच्छी आईआईटी नहीं होती, यूपीएससी नहीं होता, बीपीएससी नहीं होता, जेएनयू नहीं होता, जामिया नहीं होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो ये सपना भी नहीं होता। ये सपना जो आज बाजार में बेचा जा रहा है, इसीलिए बेचा जा रहा है कि ये परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है, और हमारे देश के इंजीनियर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं, हमारे देश के डॉक्टर पूरी दुनिया में जाकर के अपना नाम कर रहे हैं। तो हम ये ना कहें कि देश खराब हो गया है, देश के लोग नकारे हैं। यही अवसाद की वजह होती है, गलती कुछ लोगों की है, उन पर यह दोष देने की जरूरत है। और इसीलिए हमने कहा, पर्ची वाले प्रधानमंत्री के राज में पर्चा लीक हो रहा है, हमको इस पे फोकस रखने की जरूरत है। दोनों बात है, दोनों बात है। कन्हैया, मेरा सवाल है, मेरा नाम तेजपाल सिंह है। 8th क्लास की बुक मेरे पास में है, मोबाइल पर भी। जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आ रहे हैं सीबीएसई, आपको पता ही होगा। और हिंदी हमारी मेन भाषा, हिंदी और संस्कृत, और तीसरी भाषा इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में डाल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि हिंदी तो कम से कम बेहतर हिंदी सिखाई जानी चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ कि अपयश का जो प्रोनाउंसिएशन है, समानार्थी वर्ड है, वो अपवाद दिया है 8th क्लास में। दूसरा जो वर्ड है अंधा, अंधा का समानार्थी वर्ड दिया है प्रज्ञाचक्षु। अब जिसको बच्चा सीख के जाएगा, तो इस तरह की हिंदी सीखने के बाद क्या, देखिए फिर ये बात वहीं पहुंच जाती है। नाकाबिल लोग, नकारे लोग जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। ये इतिहास आपने सुना है। ये सारी चीज़ें पैदा कहाँ से होती है? ये सारी चीज़ें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं? आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए, और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है, और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है?
पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ। क्या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पर सवाल उठाया, उसको एंटी नेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता में अयोग्य लोग जब उन पदों पर बैठेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि फिर किताब में आइंस्टाइन को पायलट ही बताया जाएगा और मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार। जी कन्हैया जी। हाँ, उनके पास माइक पहले से, उनसे ले लेते हैं, फिर आपसे, फिर आपका प्रश्न। जी, दो सवाल हैं। एक तो झारखंड में कल जो राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई इंडिया गठबंधन के अंदर, आपके प्रभारी के राजू ने कहा कि सीपीआई-एमएल और आरजेडी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, अपनी नाराजगी जताई है, और उन्होंने कहा है कि सीपीआई-एमएल के दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट किया। कांग्रेस के नेता गलत बयानी कर रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे लिए एकजुटता महत्वपूर्ण है, और इस संबंध में जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो संबंध व्यक्ति हैं वो आपसे बात करेंगे, इसका जवाब भी देंगे। लेकिन इस प्रश्न के जवाब में हम रीइटरेट करते हैं कि एक सीट, क्रॉस वोटिंग, कुछ सीट, ये अपनी जगह पे है। हम इस देश को बचाने की लड़ाई में एकजुटता के पक्षधर हैं, और यह एकजुटता इस तरह की कार्रवाइयों से कमज़ोर ना पड़े, इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। और जो इसके अधिकृत व्यक्ति हैं, आप लोगों से, मीडिया के साथियों से बात करेंगे। एक चीज और, आपके नेता का जन्मदिन है। बनारस में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की परशुराम अवतार वाली एक तस्वीर के साथ जश्न मनाया, उस पर फूल आदि चढ़ाए, दूध चढ़ाया, गंगा स्नान करवाया। बीजेपी इसको अपमान बता रही है, परशुराम का, सनातन का। बीजेपी क्या, तुम फिर क्या करते? मतलब मोहन भागवत बना करके उनका जो है फोटो लगा करके फिर केक खिलाते तो बीजेपी वाले खुश हो जाते? ये कोई बात होती है? इस देश में अपने नायक को, अपने मन के जो उनके नायक हैं, उसके साथ मिलाना, जोड़ना, ये होता रहा है। हमने तो आज और भी तस्वीरें देखी, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। कुछ जो है राहुल जी को अंबेडकर की तरह भी पेश करते हैं, कुछ लोग जो है उनको बिरसा मुंडा की तरह भी पेश करते हैं, कुछ परशुराम की तरह भी पेश कर रहे हैं। मैं होता तो मैं ज़रूर ये कहता कि भाई राहुल गांधी जी को राहुल गांधी की तरह ही रहने देते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है, उनकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता है, और उनकी अपनी सामूहिक लड़ाई है, उनकी अपनी योग्यताएं हैं। राहुल गांधी ही रहें तो बेहतर है, ये एक बात है। लेकिन भाजपा 3 में कि 13 में, भाजपा कौन होती है इस पे सवाल पूछने वाले? उसका पेटेंट है परशुराम जी पे कि राम जी पे? ये नाथूराम का फोटो लगाएं, राम जी पे फोटो लगाने का उनका कोई पेटेंट नहीं है। और ये नाथूराम को मानने वालों ने ही प्रभु श्री राम का चंदा चुरा लिया है, उसका जवाब दें। ये उधर उधर की बात नहीं करें। अपने नायक का जो आज जिंदा हैं, और हमारे नायक जो हमारे विचारों में जिंदा हैं, उस तरह से हम उनको प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तब तो कल को मान लीजिए कि बाकी सारे लोग जो अपना अपना नाम रखते हैं भगवान के नाम पे, उस पर जो है भाजपा रोक लगा देगी, मेरे माँ बाप पे केस कर देगी कि मेरा नाम कन्हैया क्यों है, मुकदमा कर देगी, क्योंकि पेटेंट है उनका। कौन ये पेटेंट दिया है उनका? देखिए, हिंदू होने में और संघी होने में फर्क होता है। इस देश के लोग हिंदू हैं, संघी नहीं हैं। जो संघी हैं वो भाजपा में हैं। इसीलिए ये सब मैं समझता हूँ कि बिना बात का बात है। आप तो मंत्री को पकड़ करके पूछिए कि यह जो अदानी का डील हुआ है, इसको यूएस डील क्यों बोल रहा है? इसको सरेंडर डील को जो है उसके बारे में आप पूछिए विदेश मंत्रालय से, कि इतनी हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं को कि बताए कि अमेरिका के मिसाइल से जो है हमारे नाविक मारे गए हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के कोर्ट ने यह कह दिया कि इलीगल है ये डील, तब भी उस पर एक सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान मिले तो उससे पूछिए कि पढ़े लिखे हो, कभी कॉलेज स्कूल गए हो, तो फिर तुमको ये कौन समझा दिया कि पेपर जो है सिर्फ टेलीग्राम से लीक होता है, व्हाट्सएप से लीक नहीं हो सकता है, ईमेल नहीं किया जा सकता है? उसको जरा समझाइएगा, पूछिएगा। सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, तो सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्रश्न पूछ रहे हैं नेहरू जी से। कब तक ये चलता रहेगा? देश के लोग समझ रहे हैं, और वो ये समझ चुके हैं कि हिंदू धर्म का नाम बीजेपी कुर्सी पर बैठने के लिए लेती है, बाकी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर,
सर, आप टेलीग्राम बैन को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने भी इसको नहीं, हम पहले justify किया एनटीए है। बैन करने की मांग कर रहे हैं। सर, बट हाईकोर्ट का जिस तरीके से वर्डिक्ट आया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पास में पावर्स होती हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक्सेस को बैन करने के लेके, तो फिर आप लोगों का इस पे क्या ऑब्जेक्शन है अगर इस तरीके का कदम सरकार ने उठाया ताकि पेपर लीक ना हो? नहीं, हम उसकी उपयोगिता पे प्रश्न उठा रहे हैं। आप बैन कर दीजिए, सही बात है। अब कोर्ट कह रही है तो कंटेम्प्ट थोड़ी लगवाएंगे अपने ऊपर, ऐसे ही बहुत सारा केस है। तो कोर्ट कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, जैसे मोदी जी कर रहे होंगे तो ठीक ही कर रहे होंगे, यही कहा जाता है आजकल। लेकिन उपयोगिता बताइए ना, कि अभी आपने टेलीग्राम पे बैन किया है क्योंकि प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पे घूम गया, कल को व्हाट्सएप पे घूम जाएगा, परसों ईमेल से घूम जाएगा, उसके बाद एसएमएस से चलने लगेगा, उसके बाद आई मैसेज से घूम जाएगा। तो इंटरनेट ही बैन कर दीजिए। और क्या इंटरनेट बैन हो जाएगा उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक ब्यूटी पार्लर से हुआ है, पेपर लीक इस बार ब्यूटी पार्लर से हुआ है, हम ये बता रहे हैं। और पेपर लीक कराया जिन्होंने पेपर सेट किया था, हम उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं। और तो वो तो ये सब देखिए क्या है ना, कि रील बनाने के लिए कंटेंट है। अब एक दिन जो है इस पे रील बनेगा कि हमने जो है वो आंख से रेड लाइट निकलेगा नेता सबका, लेजर लाइट, तो ये ना रील बनाने का कंटेंट है। आप टेलीग्राम बैन कर दिए, आप एनटीए क्यों नहीं बैन कर रहे हैं जहां से पेपर लीक हो रहा है? दूसरा कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन करने से, ठीक है, चोरी तो नहीं रुकेगी। दरोगा को चोर पकड़ना चाहिए ना, कि जो है स्ट्रीट लाइट बदल देने से जो है चोरी रुक जाएगी। सरकार इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है कि जब से ये आए हैं तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है? इसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो रही है? अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान ट्रंप के कैबिनेट का मंत्री तो नहीं है, मोदी जी के ही कैबिनेट के मंत्री हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पर्ची लिख करके किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता चलता है, भाजपा के लोगों को भी नहीं पता चलेगा किसका लॉटरी लग जाएगा। बिहार में सब भाजपा के नेता को लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बाहर से एक आदमी को ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल में भी ये हुआ, असम में भी ये हुआ है। तो उसे घर वापसी हो रही है वहाँ। तो उतने मजबूत प्रधानमंत्री आखिर अपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन सा ऐसा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री उनके इस्तीफे वाले फाइल पे साइन नहीं कर पा रहे हैं? वो ट्रंप तो नहीं है, उसके कैबिनेट का भी मंत्री नहीं है, आपके कैबिनेट का मंत्री है, हटा दीजिए उसको। हटाने का भी हिम्मत नहीं है। डायरेक्टर को यहां से उठा करके दूसरी जगह रख देते हैं, कई बार तो प्रमोशन कर देते हैं। चोर नकारा बेईमान कोई अफसर हो सरकार की सेवा में, जय हिंद करता हो, ठीक है ना, जय सर, उसका नतीजा यह है कि उसको हटाते भी नहीं है, लीपापोती करते हैं, यहां से उठा करके वहां रख देते हैं। तो हम यह जो सरकार के कदम हैं उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर लीक रुके। क्योंकि पेपर लीक के चलते इस देश के विद्यार्थियों से उनका सपना छीना जा रहा है, आम लोगों का शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा उठ रहा है, और इसके चलते इस देश के विद्यार्थी भारी अवसाद में हैं। 12 से ज़्यादा सुसाइड हो गया है। क्या हमारे आपके घर में ऐसी घटना घटेगी तब हम इसको लेकर के गंभीर होंगे? तो हम उसकी उपयोगिता पे सवाल उठा रहे हैं। कन्हैया जी, मेरा सवाल थोड़ा सा है तो इसी से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा। लगातार आप सिस्टम, फ्लैशबैक मतलब नेहरू जी के ज़माने में? नहीं, थोड़ा सा बस। तो जैसा आप हमेशा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम फेलियर की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाइए 2020, आप याद कीजिए पटना यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में बच्चों को फेल किया गया था और दावा किया गया था कि आरटीआई करिए, स्क्रूटनी करवाइए, तब जा करके पता चलेगा बच्चों ने लिखा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आरटीआई में दिखा था कि बच्चों के लिखने के बावजूद आधे से ज़्यादा लोगों को फेल किया गया था, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की वजह से। आपकी AISF, NSUI सबने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, लेकिन नतीजा ये निकला था कि इस आंदोलन का कुछ नहीं। एट द एंड कुछ बच्चों ने सुसाइड किए थे और कुछ ने ग्रेजुएशन तक छोड़ करके अलग चले गए थे, अपनी राहें अलग बना ली थी। क्या हुआ इन आंदोलन का? एट द एंड सिस्टम वैसे ही चल रही है, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, कंक्लूजन तो कुछ निकलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी निराश मत होइए। हम सबको, आप सबको कहते हैं, इस देश के विद्यार्थियों के साथ साथ इस देश के अभिभावकों से, आम लोगों से पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस पार्टी ये अपील करती है कि आप में से किसी भी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी देश के लोगों ने
जिस साम्राज्य का सूरज नहीं अस्त होता था उसको हराया है इसी देश के लोगों ने। ये तो सस्ता फोटोकॉपी हैं, ये ठीक से मतलब इनकी उतनी क्षमता भी नहीं है। जो ट्रम्प के सामने ही सरेंडर कर जाएं तो आप ना इनको इतना बड़ा मत समझिए। किसी को भी इस परिस्थिति से पहली बात तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जब आवाज़ उठती है, आंदोलन होते हैं और आंदोलन में गंभीरता होती है तो उससे फिर रास्ता भी निकलता है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए जिस पे लोगों ने सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी ने सख्त कानून बनाया। तो यही रास्ता है, हम डेमोक्रेटिक तौर तरीक़ों पर भरोसा करें, निराश ना हो, और जो नेता प्रतिपक्ष ने मुहिम शुरू की है कि हम जो समझते हैं शिक्षा को लेकर के वो जनता के बीच में रखें। जनता जो महसूस करती है वो हमको बताए, हम मिल करके जो है इस फीडबैक के आधार पर एक चार्टर तैयार करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग इस परिस्थिति से निकलेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री ने उनको बर्थडे विश किया है, प्रोटोकॉल है, लंबे स्वास्थ्य की कामना की है, उनकी लंबी उम्र की। पर बीजेपी जो है वो कह रही है, राहुल गांधी, अमित मालवीय ने भी कहा है और बाकी नेता, कि राहुल गांधी इतने साल के हो गए और उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें नहीं आई जिसकी उम्मीद करनी चाहिए। नेता विपक्ष है पर पॉलिटिकली जो है वो मैच्योर नहीं है। अच्छा, ये कौन? अमित मालवीय बोले हैं? हाँ, उन्हें पोस्ट है। तो उनको तो अमित, देखिए, एक अमित दूसरे अमित को जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी अपनी क्या मैच्योरिटी और उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है ये आप सब जानते हैं, उस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बधाई दिया, प्रोटोकॉल है, यही प्रधानमंत्री कह रहे थे कौन राहुल गांधी, और आज कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो हम जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बड़ी विनम्रता से इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसीलिए हाथ में वो संविधान लेकर के चलते हैं कि जिस व्यक्ति को कहा जाए कौन राहुल गांधी, वो इस संविधान की ताकत है। जब वो नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल निभाना पड़ता है, तो प्रोटोकॉल वो निभा दिए। बाकी जिसकी जैसी फितरत, बाकी जो आईटी सेल का फितरत है वो उस काम में लग गए। किसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी कितनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक परिस्थिति में क्या राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि ट्रंप के सामने अगर राहुल गांधी होते तो उनके हाथ में पर्ची नहीं होता और वो ऐसे झुक करके नहीं बैठे होते जैसे जो है वो हमारा मालिक हो। हमारा मालिक नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति नहीं है। राहुल गांधी उसके आँख में आँख डाल करके जरूर पूछते कि सब कैंसिल करेंगे, पहले इस बात का जवाब दो कि तुम्हारे मिसाइल ने, तुम्हारी नेवी ने हमारे 3 लोगों को क्यों मारा। ये सवाल उससे पूछते। अगर उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि शिक्षा पे सवाल पूछना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि इस देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चलना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, तो ये मैच्योरिटी वो रखें, क्योंकि ये मैच्योरिटी इस देश को बहुत इमेच्योर फॉरेन अफेयर्स के उसकी पॉलिसी की तरफ लेकर के जा रहा है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को डुबा रहा है, देश के जो पूरे के पूरे आर्थिक संसाधन हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसको तबाह कर रहा है। आप मुझे बताइए, सस्ता तेल अगर हमको रूस से मिल रहा है तो महंगा तेल हमको वेनेजुएला से खरीदने की क्या ज़रूरत है। अभी 21 तारीख आएगा, पिछली बार जो है मोदी जी ने लोगों को एक आसन सिखाया था, झूठासन। अगली बार प्रधानमंत्री जो है ना इस देश को एक और आसन सिखाएंगे, सरेंडर आसन। अगर सरेंडर आसन जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी है तो बहुत धन्यवाद, ये वही रखें, हमको ज़रूरत नहीं है। ठोस राष्ट्रीय नीति या रोड मैप है जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। देखिए, विपक्ष तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम लोग छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और कुछ जो पॉलिटिकल स्लोगन हुआ करते थे स्टूडेंट एक्टिविज्म के, आज भी वो रेलिवेंट हैं। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। अगर आप अपने एजुकेशन पे बजट का 10% खर्च करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एजुकेशन को अगर आप प्रिविलेज ना बना करके लोगों का फंडामेंटल राइट बना करके रखेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर होता है तभी प्राइवेट सेक्टर थ्राइव करता है। अगर IITs नहीं होते तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का जाल नहीं बिछता, अगर एम्स नहीं होता तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जाल नहीं बिछता। तो सरकार को शिक्षा देना लोगों को, ये जिम्मेवारी है उनकी, इस जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। बात यह है ना कि आजकल टोल मॉडल चल रहा है देश में,
टोल मॉडल ये है कि आप कार खरीदिए EMI पे, सरकार को टैक्स भरिए, उसके बाद आप जितनी बार कार लेकर के निकलेंगे, पहले आपसे जो है वो दाम वसूला जाएगा, दोस्त के लिए जो डील होगा पेट्रोल पंप पे पहले वहाँ वसूली होगी, फिर कार लेकर के रोड पे जाएंगे तो जो है हर 50 किलोमीटर टोल वसूला जाएगा। तो ये जो मॉडल है ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, उसके चलते इस प्रॉब्लम में हम फंसे हैं। एजुकेशन को जब सरकार अपने अंडर रखती है, पब्लिक सेक्टर थ्राइव करता है, तभी जो है प्राइवेट सेक्टर भी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो पहला मॉडल ये है। दूसरा मॉडल ये है कि भरोसा लाना पड़ेगा दोबारा। इस देश के आम विद्यार्थियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे 15 घंटे 16 घंटे मेहनत का कोई फल नहीं हमको मिलेगा। ये भरोसा विद्यार्थियों को और अभिभावक को दोबारा दिलाने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, चाहे वो आपका मंत्री क्यों ना हो, एक नज़ीर बने, ताकि फिर से जो हमारी संस्थाएं हैं उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो। NTA के लोग पेपर लीक करा रहे हैं और आप बार बार जो है NTA को एग्ज़ाम कराने का टेंडर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल है। और अभी जो हमको जितनी बात समझ में आई है, नेता प्रतिपक्ष ने उसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में देश के सामने रखा है। बाकी हम देश के विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से ये अपील करते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए। हम एक स्टूडेंट के लिए बेहतर एजुकेशन चार्टर बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, ऐसा है कि आपने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब एजुकेशन का बिल पास हुआ तो ऑपोजिशन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब उसका बजट कम किया तो भी कोई आवाज़ नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तब भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब नीट का पेपर लीक है तो वो तो होना ही था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब हम उस पे अब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम आवाज़ उठाते हैं। बात यह है कि अगर हमारी माइक ही यहाँ बंद कर दी जाए और कैमरा बस सामने लगा हो, कुछ दिखाए ही नहीं, अब 1 घंटा रिकॉर्ड करके ले जाएं और चलाएं ही नहीं, क्या जनेंद्र जी, है ना? मतलब हम कह रहे हैं कि ये जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो माइक ही बंद कर देंगे तो कैसे देखेगा? हम इस देश के विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहते हैं कि आपका राजनीतिक पक्ष कुछ भी हो, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इस देश का विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने देश से अपील किया है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना हमारी जिम्मेवारी है और विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ना हमारी जिम्मेवारी है। इसीलिए सड़क से लेकर के संसद तक हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता है, पेपर लीक के दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, NTA को बैन नहीं किया जाता है, हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और ये गूंज, विद्यार्थियों की ये गूंज हुंकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल जो